नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नोडल एनालिसिस के बारे में। चलिए तो फिर समझते हैं नोडल एनालिसिस को। तो ये है नोडल एनालिसिस के बारे में जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम सिर्फ नोड के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने आगे वाले लेक्चर में देखा था कि नोड क्या है। ठीक है, तो नोड जो है वो एक जंक्शन है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा मतलब कि दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो उसे हम नोड कहेंगे। तो वैसे कुछ हमने यहाँ पे लिखा है नोडल एनालिसिस के बारे में। चलिए तो फिर एक एक करते हम इन तीनों पॉइंट को समझते हैं और एक सर्किट में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है नोडल एनालिसिस के बारे में, एवरी जंक्शन वेयर टू और मोर ब्रांचेस मीट इज रिगार्डेड एज नोड। मतलब कि ऐसे जंक्शन पे जहाँ पे फिर दो से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही है तो उसे हम नोड कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसको एक सर्किट में कि हम नोड किसे कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे हमारा सर्किट और उसमें देखेंगे नोड के बारे में। ये हमारा एक करंट सोर्स है, इसको हम IX नाम दे देते हैं। इसमें एक रजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है और यहाँ पे एक करंट सोर्स, इसको हम I1 नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड कर देते हैं, यहाँ पे भी एक रजिस्टर कनेक्टेड कर देते हैं और यहाँ पे भी कनेक्टेड कर देते हैं और इसको हम अब नाम देंगे R1, R2, R3, R4, R5। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस क्या कहता है ये सेंटेंस, उस जंक्शन पे जहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा ब्रांचेस मीट कर रही हो तो उसे हम नोड करके डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक ब्रांच होगी जिसमें करंट सोर्स कनेक्टेड है, इसमें एक रजिस्टर कनेक्टेड है इस ब्रांच में और इसमें भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो इसको हम नोड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम V1 देंगे। देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इन तीनों ब्रांच में एक एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो देखो इसको भी हम नोट करके एक नाम दे सकते हैं, V2 दिया हमने इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है और इस ब्रांच पे भी एक करंट सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको भी हम एक नोड कह सकते हैं, तो इसको हम नाम देंगे V3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन नोड, जैसे कि हमने इस पॉइंट्स में देखा था कि हम नोड किसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट में लिखा है वन ऑफ द नोड इन द सर्किट इज टेकन एज अ रेफरेंस नोड और डेटम नोड। मतलब कि इस सर्किट में हमको एक नोड को रेफरेंस नोड या फिर डेटम नोड करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को, ये एक नोड है, इस नोड को हम क्या देंगे, एक रेफरेंस नोड करके डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस नोड। ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इफ द नेटवर्क हैज लार्ज नंबर ऑफ करंट सोर्सेज देन इट इज यूजफुल टू यूज नोड एनालिसिस। मतलब कि देखो जैसे कि हम इस सर्किट में देख रहे हैं दो करंट सोर्सेस अवेलेबल है, इस वजह से हम इस सर्किट में मेश एनालिसिस लगाकर क्या बोलते हैं नोड नोड वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाले जो वोल्टेज है मेश एनालिसिस लगाकर हम ये वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो सात स्टेप जो हमें नोड एनालिसिस एक सर्किट में लगाने के लिए यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम 7 स्टेप्स को। तो देखो नोडल एनालिसिस के जो 7 स्टेप है जो हमें नोडल एनालिसिस के सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो यूज़ होंगे, उसमें से जो पहली स्टेप है वो हम देखते हैं। पहले स्टेप में है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स इन अ सर्किट। आइडेंटिफाई द numbers of nodes that are available in the circuit। जैसे कि हमने इसके आगे वाले सर्किट में देखा था। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप जिसमें हमको हमारे सर्किट में जितने नोड अवेलेबल है वो नोड आइडेंटिफाई करके हमको उसको डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या है। तो दूसरा स्टेप है हमको
रेफरेंस नोड असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। असाइन द रेफरेंस नोड मतलब कि हमारे सर्किट में जो नोड है उसमें से एक नोड को हमें एक रेफरेंस नोड करके असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तीसरे पॉइंट्स को। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, असाइन अ करंट एंड अ वोल्टेज नेम फॉर ईच ब्रांच एंड नोड रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हमको करंट एंड वोल्टेज को एक एक नाम देना पड़ेगा फॉर ईच ब्रांच और नोड के लिए। जैसे कि हमने इसके आगे वाले सर्किट में करंट को और वोल्टेज को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था फॉर ईच ब्रांच के लिए और नोड के लिए, ठीक है। नोड को भी हमने V1 V2 से डिनोट किया था और करंट को जो उसमें से फ्लो हो रहा है उसको भी हमने Ix IY, और ये तो वो जो करंट सोर्स है, बट हमको उस ब्रांच में से जो करंट फ्लो होने वाले हैं मतलब कि हम उसको डिनोट कर सकते हैं I1 I2 से, जैसे कि हमने नोड को डिनोट किया है V1 V2 से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं चौथे स्टेप को, क्या कहती है वो स्टेप्स। अप्लाई KCL at each node except reference node, रेफरेंस नोड। मतलब कि हमको KCL अप्लाई करना पड़ेगा इन ईच नोड में, बट एक्सेप्ट दैट रेफरेंस नोड। मतलब कि रेफरेंस नोड को छोड़ के हमारे जितने भी नोड है उस नोड को KCL लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पांचवे स्टेप को। राइट डाउन द नोड इक्वेशन फॉर ऑल नोड्स। मतलब कि हमको जैसे कि हमने इस पॉइंट में देखा था कि हमको उन सारे नोड में KCL लॉ लगा के इक्वेशन लिखने होंगे। तो वो जो इक्वेशन लिखने हैं वो हमको पांचवे स्टेप के लिए लिखने होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है राइट डाउन द नोड इक्वेशन फॉर ऑल नोड्स, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन है वो हम इस पॉइंट में फाइंड आउट कर लेंगे, बट लेकिन हमको इस स्टेप में वो जो नोड इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम छठे पॉइंट को समझेंगे। छठे पॉइंट में है राइट डाउन द नोड इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब कि वो जो हमारी नोड इक्वेशन है उस नोड इक्वेशन को हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइट डाउन द नोड इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में हमको वो इक्वेशन लिखने होंगे। अब लास्ट और सातवां पॉइंट है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर अननोन नोड वोल्टेजेस, ठीक है। तो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं वो उस इक्वेशन को हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, ठीक है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये जो क्रैमर्स रूल है और जो हमारे इक्वेशन है वो हम आगे के लेक्चर में एक एग्जांपल के साथ वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।